Jai Bhim friends, Jai Bhim. I am Dr. S. Kandhare. The title of our presentation is Opinions, Assents versus Dissents. राय या विचार, सहमति बनाम असहमति. So this is the title of our presentation. तो ये जो टाइटल है, इससे आपको पता चलेगा कि समाज के अंदर असेंट भी होते हैं और डिसेंट भी होते हैं, यानी कि सहमति भी होती है, असहमति भी होती है. तो दोनों विचार समाज के अंदर मौजूद होते हैं. ये व्यक्तिगत लेवल पे भी होता है और सामाजिक लेवल पे भी होता है. सो इसका क्या परिणाम होता है? दो व्यक्तियों में सहमति हो सकती है या असहमति भी हो सकती है, लेकिन समाज के अंदर एक बड़े पैमाने पे सहमति हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन असहमति ज़्यादा पैमाने पर अगर होगी समाज के अंदर तो ये थोड़ा सा समाज के लिए घातक हो सकता है, यानी कि एक किस्म का संघर्ष समाज में पैदा हो सकता है. सो लेट अस थिंक ओवर दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन content that we are going to see. What is an opinion? ये पहली बात हम देखेंगे कि ओपिनियन क्या होता है. What is an assent and dissent? Isn't it? सहमति और असहमति ये क्या होती है? Isn't it? मतभेद जिसे हम कहते हैं, मतभिन्नता जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? Way to form unison. तो एक मत और सहमति अगर बन जाए किसी बात पर तो झगड़ा कम होगा. इसका ये उद्देश्य है कि कोई भी समाज के अंदर मत जो होते हैं, विचार जो होते हैं, उसके बीच में संघर्ष कम होना चाहिए. अगर वो कम संघर्ष होता है तो समाज के अंदर एकता बढ़ती है, राष्ट्र में भी एकता बढ़ती है. सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी व्हाट इज़ एन ओपिनियन. तो मत क्या होता है, एक विचार क्या होता है? An opinion is a view, judgment or appraisal formed in the mind about a particular matter. तो किसी भी एक विषय के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कोई एक मत जब बनता है तो वो एक विचार जो बनता है उसे ही हम ओपिनियन कहते हैं. एक्चुअली इट इज़ ए थॉट, isn't it? एक विचार जो मन के अंदर पैदा होता है, दिमाग के अंदर पैदा होता है, जहन के अंदर पैदा होता है, वो विचार ही हमारा मत होता है, isn't it? तो मत यानी ओपिनियन ऐसा अलग से कुछ नहीं है. इट इज़ ए काइंड ऑफ थॉट, isn't it? So this is the dictionary meaning of this ओपिनियन. अभी ये जो असेंट और डिसेंट की हम बात कर रहे हैं, सहमति बनाम असहमति, तो ये विचारों का ही संघर्ष है, isn't it? दो विचार, और ये दो विचारों में एक मत होना, सहमति होना या फिर विभिन्नता होना या भिन्नता होना, ये डिसेंट है. और डिसेंट तो होता ही है, जहाँ समाज में बहुत सारे लोग होते हैं तो डिसेंट तो होना ही है, isn't it? पहले असेंट क्या है? तो ये असेंट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. असेंट इज़ कॉन्करेंस ऑफ एन ओपिनियन और ओपिनियंस ऑन ए सब्जेक्ट. तो ये असेंट जो होता है ये सहमति है किसी विषय के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर. दो व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का एक मत होना, तो इसे हम असेंट कहेंगे. अब जब एक मत हो जाता है तो वहाँ पर एक मैत्री या एक सहमति या एक दूसरे से कोई लगाव पैदा होता है, isn't it? So therefore assent is an important aspect from sociological point of view. मैत्री की दृष्टि से भी ये बात ये महत्वपूर्ण है. दो मित्रों के बीच में अगर कोई एक वाक्यता है तो ये मैत्री ज़्यादा
दिन तक चल सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं, इज़न्ट इट। अभी डिसेंट जो है, ये डिसेंट कैसा है, तो ये दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फैशन। दो व्यक्तियों के बीच में ये मत भिन्नता है, दोनों के विचार अलग अलग है, तो ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मत भिन्नता तो होनी चाहिए, होती है, लेकिन मत भिन्नता या जो अलग अलग जो विचार होते हैं वो अगर वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र स्वरूप के होते हैं, तीव्रता उसके अंदर ज़्यादा होती है, तो उसे हम डिसेंट कहलाते हैं। सो डिसेंट इज डिस्कॉर्डेंस ऑफ ओपिनियन और ओपिनियंस ऑन ए सब्जेक्ट। किसी विषय वस्तु के ऊपर मत भेद तो होता ही है, लेकिन वो मतभेद की तीव्रता अगर बढ़ जाती है तो वो डिसेंट बन जाता है, और डिसेंट अगर ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है तो वो वैर की जो भावना होती है, जो दुश्मनी की भावना है, वो भी यहाँ पर पैदा हो सकती है, isn't it? So here you can say that अगर कोई दो शत्रु है तो ये शत्रुत्व क्या होता है, तो शत्रुत्व विचारों का ही होता है, यानी कि डिसेंट जो है तो एक शत्रुत्व की ही भावना है, वैचारिक शत्रुत्व जिसे हम कह सकते हैं। विरोध अगर बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया तो वो डिसेंट बन जाता है, और दो व्यक्तियों के बीच में दूरी और फासला बढ़ते चले जाता है, तो ये डिसेंट का परिणाम है। असेंट में क्या होता है, फ्रेंडशिप बनती है, दोस्ती बढ़ती है, एक दूसरे से एक वाक्यता, एक मत बनता है, तो उससे एक सहमति और हार्मोनी पैदा होती है समाज के अंदर। एंड हियर यू कैन सी द सिचुएशन इज अपोजिट, disharmony. This is harmony and this is disharmony. So when we think in this perspective about ascent and descent in a broader dimension, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। असेंट अगर है तो देयर विल बी हार्मनी, isn't it? अगर ये हार्मोनी बनाए रखना है तो असेंट पैदा करना पड़ेगा। अगर डिसेंट है, मत भिन्नता तो होती है, डेमोक्रेसी का वो एक बेसिक फीचर है डिसेंट, यानी कि मत भिन्नता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा बढ़ते बढ़ते गया तो इट विल अक्वायर ए शेप कॉल्ड डिसेंट, और ये डिसेंट ज़्यादा बढ़ते बढ़ते गया तो एक किस्म का शत्रुत्व दो इंसानों में या दो समूहों में पैदा हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिसहार्मोनी, दिस इज डिसहार्मोनी एंड दिस इज हार्मोनी। तो इस प्रकार से सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो हार्मनी बनाने के लिए असेंट होनी चाहिए, और डिसहार्मोनी अगर बनती है तो वहाँ पर मत भिन्नता हो सकती है, दो व्यक्तियों, दो समूहों के बीच में वो मत भिन्नता अगर ज़्यादा बढ़ते जाती है तो उसका परिणाम जो है वो झगड़े में, शत्रुत्व में हो सकता है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। तो इसको थोड़ा हम समझेंगे कि असेंट और डिसेंट जो होता है ये तो डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, isn't it? क्योंकि दोनों ओपिनियन दो समूहों के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, isn't it? दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यस नो तो होना ही है, isn't it? Two persons can express their difference of opinion. दो समूह एक दूसरे के ओपिनियन अगर वहाँ मैच नहीं है तो वो बता सकते हैं कि हम आपसे असहमत है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो सही ओपिनियन है उस पर सहमति ज़रूर बननी चाहिए। अगर ओपिनियन गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। सो देयरफॉर डेमोक्रेसी में यस नो होता है, लेकिन उसको एक बैलेंस करने के लिए एक मेथड है, और वो मेथड होती है डिस्कशन। और डिस्कशन में हम देखते हैं कि कौन सा मत सही है और कौन सा गलत है। अगर गलत है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ये होना चाहिए, isn't it?
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अलग अलग मत होते हैं समाज के अंदर, लेकिन हमें ये अलग अलग जो मत होते हैं उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि सही जो मत है वो कौन सा है और गलत कौन सा है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, इज़न्ट इट। लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है। समाज के अंदर गलत जो मत होता है उसको भी लोग कहते हैं कि हम ही सही है, वी आर द राइट पीपल। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए। द ओपिनियन, not opinion, opinions. So I have emphasized this word. So here you can see the opinions, not opinion. The opinions, not an opinion. So this is the important wording in view of democracy. जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। So you have to see this sentence very carefully. The opinions, not an opinion, is the foundation of democracy. मत नहीं, जनमत लोकतंत्र की नींव है। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति समूह का मत ये डेमोक्रेसी में मायने नहीं रखता है, isn't it? Democracy represent opinions, not opinion, isn't it? Democracy represent opinions. तो जनमत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जनमत सही होना चाहिए, गलत नहीं, isn't it? हम यस नो करते हैं, लेकिन वी हैव टू चेक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम ये मत बनाते हैं, isn't it? तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ता है कि विच इज़ द राइट ओपिनियन। तो इसके लिए चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में चर्चा, संवाद, discussion, dialogue, these are the important terminologies, and these terminologies play a vital role to maintain a healthy democracy, isn't it? तो डिस्कशन के द्वारा जो मत गलत है उसको डिस्कशन के द्वारा खारिज कर देना चाहिए, और जो मत है उसको यस कहना चाहिए, isn't it? तो ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए, हालांकि होता नहीं है, isn't it? So opinions tend to generate conflicts. ये तो होता है, अलग अलग ओपिनियन है, isn't it? समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, so many peoples are there, so many opinions are there, isn't it? This is the simple equation. Many peoples are there, therefore there are many opinions. So therefore these many opinions tend to generate conflicts. So this is the natural phenomenon. ये तो होना ही है। अगर बहुत सारे ओपिनियंस है तो वो ज़्यादा ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ही होगी, लेकिन इसके अंदर हमें ये चूज़ करना है कि कौन से ओपिनियन या ओपिनियंस ठीक है, उसको हम यस कहेंगे, अन्य को नो कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मत भिन्नता होती है, मतभेद होता है, वो डिसेंट अगर हो जाता है तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, isn't it? तो तू मैं शुरू हो जाएगी, isn't it? ये भी कहेगा मैं सही है, ये भी कहेगा मैं सही है, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में समाज को एक अच्छे और योग्य मत को अपनाना ज़रूरी होता है, और ये डेमोक्रेसी में डिस्कशन के द्वारा और सही संवाद के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन में एंस्यू इन डिसहार्मोनी इन सोसाइटी और ग्रुप्स। तो ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होता है, ग्रुप्स, अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग ग्रुप्स होते हैं, गुट होते हैं, एंड दीज ग्रुप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, isn't it? When you talk about India, there are numerous castes, there are number of religions, so religious gospels and caste opinions differ, ये होता है, and there is conflict, and there arises conflict, and this conflict ensue in disharmony. तो
एक झगड़ा शुरू हो जाता है समाज के अंदर, जो हम देखते हैं। ये वास्तव है हमारा लोकतंत्र में, भारत देश का, कि जो ओपिनियंस है अलग अलग किस्म के, अलग अलग धर्मों के, वो ओपिनियंस, वो धर्म वाले लोग उसको इतने गहराई से चिपक के बैठे हैं, वो ओपिनियन गलत भी है तो छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये गलत तरीका है कि अगर कोई ओपिनियन हमारे धर्म का है लेकिन वो गलत है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो वाइजनेस है, ये जो हमारा सयानापन है, ये हर इंसान में होनी चाहिए। सो देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, इफ नॉट इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, राइट। तो आप उसको कम नहीं कर सकते तो थोड़ा सा बैलेंस तो कर सकते हैं। ये लेवल पे हमको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसेंट को लेके जाना पड़ता है। हम नहीं कहते कि असेंट ही होना चाहिए, असेंट हो तो बहुत अच्छा, लेकिन वो होता नहीं है। इट इज़ ए आइडियलिस्टिक स्टेट असेंट होना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन डिसेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, राइट। बिकॉज डिसेंट ऑलवेज रिजल्ट इन डिसहार्मोनी and it may shake the foundation of democracy, society और nation। तो यहाँ तक के मसला जा सकता है। अगर ओपिनियन का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब डिसेंट में बदल जाते हैं तो डिसहार्मोनी का लेवल बढ़ जाता है, और डिसहार्मोनी का लेवल अगर बढ़ गया तो डेमोक्रेसी का जो ढांचा है उसको गलत, उसको इसके ऊपर परिणाम हो सकता है। सोसाइटी उससे बिगड़ सकती है, देश के लिए भी धोखा हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिसे हम धार्मिक उन्माद कहते हैं, वो हमको देखने को मिल रहा है। इन प्रेजेंट एंड कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस रिलीजियस वायलेंस, इजंट इट। ये हमको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ ड्यू टू दिस डिसहार्मनी ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि हम जो गलत ओपिनियंस है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। वो गलत ओपिनियन की जो धारणा है उसको लेकर के ही हम चल रहे हैं, इसलिए वो झगड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर झगड़ा बढ़ता है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ते 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 डिसेंट्स ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, और वो डिसेंट्स की वजह से अलग अलग समूहों के अंदर अगर झगड़ा बढ़ता है तो क्या होगा? देन इट विल बी डेंजरस टू द डेमोक्रेसी, isn't it? It is dangerous to the nation, society, isn't it? So nation, society consists of many plural and diverse people holding plural and diverse opinion. So this is the fact we have to accept first, isn't it? This is the situation, this is the existing situation, isn't it? What we are experiencing. तो ये बात को हमें पहले मान्य करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि देश और समाज जो होता है बहुत सारे लोगों से बनता है, वहाँ अनेकतावाद है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने से विविधता भी आ गई, अनेकतावाद आ गया, विविधता आ गई। अगर विविधता है तो नेचुरली ओपिनियंस की विविधता आएगी। तो ये विविधता है देश के अंदर, समाज के अंदर अनेकतावाद है, विविधता है। तो अनेकतावाद और विविधता को मद्देनज़र रखते हुए हमको ये सब सोचना पड़ेगा कि ये जो विविधता है इसके बीच में हार्मोनी कैसा लाए, है ना। एक वाक्यता यानी कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो डिसेंट की तरफ जा रहे हैं, हाउ टू मिनिमाइज और एटलीस्ट ऑप्टिमाइज द डिसेंट्स। So this is the big question, isn't it? In order to preserve the democracy, isn't it? We are expecting such a situation. लेकिन हम इसी सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं देश के अंदर। हर एक जो इंसान है, जो अलग अलग धर्म से है, अलग अलग विचारों से है, उनके बीच में एक किस्म का ऋणानुबंध होना चाहिए, एक स्नेह भाव होना चाहिए। There should be amity among the peoples from different caste and religion. अलग अलग ओपिनियन के बीच में इस तरह से एक मेलजोल होना चाहिए। भले ही ठीक है हमारे विचार अलग अलग है,
but there should be a balance. So how to achieve this balance? This is the prime question. An egalitarian democratic nation must follow consensus of opinion on social issue. ये होना चाहिए, isn't it? ये जो है ये एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए. दिस इज द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, isn't it? We have the egalitarian democratic nation, isn't it, as expected by our founder fathers of the nation. तो उन्होंने ये सोचा था कि जो हमारा देश है ये बहुत बड़ा समतावादी और बहुत सारे लोगों की विचारों का रिस्पेक्ट करने वाला देश है, समाज है. तो इनके बीच में एक कॉन्सेंसस होना चाहिए. तो ये कॉन्सेंसस कैसा लाया जाए? सो दिस इज द बिग क्वेश्चन. कॉन्सेंसस ऑफ प्लूरल and diverse opinions is the key for the sustenance of democracy. ये बहुत बड़ा विचार है. इसको हमें थोड़ा सा हर सिटीज़न ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए. Every citizen has to think over this, isn't it? We have to take out some time to ponder over a great issue, isn't it? So this great issue is pestering us, harassing us. So we are all suffering from this particular disharmony, isn't it? So how to establish a consensus of plural and diverse opinions? This is for the sustenance of democracy. ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि किस प्रकार से समाज के अंदर जो विविधता से परिपूर्ण है ऐसे समाज के अंदर एक वाक्यता यानी सहमति किस प्रकार से लाई जाए जिसकी वजह से लोकशाही और लोकतंत्र बना रहे. तो हम सब जो नागरिक है इस देश के और इस समाज के जो हम सदस्य हैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना ज़रूरी है. हाउ टू अराइव एट कॉन्सेंसस इज़ द प्राइम क्वेश्चन. तो ये बड़ा एक सवाल है जो हर नागरिक ने खुद को पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. होना चाहिए. एवरी पर्सन शुड थिंक ओवर दिस, हाउ टू अराइव एट कॉन्सेंसस, इज़न्ट इट? इट इज़ ए प्राइम क्वेश्चन. तो कुछ बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो हो सकता है. उसके लिए भी डिस्कशन ज़रूरी है, isn't it? Because discussion is the only tool to mitigate dissents. So this is the basic bottom line of democracy, isn't it? In democracy, discussion is the only tool. This is the prime and single tool which can help to mitigate dissents. समाज के अंदर जो मतभिन्नता है, अनेक विचारों का जो झगड़ा लगा हुआ है, उस झगड़े को कम करना है तो क्या साहित्य है, क्या यंत्रणा हमारे पास है? तो ये यंत्रणा है डिस्कशन की. सो दिस इज द पिनासिया, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन इन डेमोक्रेटिक सेटअप टू सेटल डाउन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. यही है. तो इसको हमें समझ लेना चाहिए. एनी डिसेंट्स may turn into assents through sane and wise discussion. So this is the formula. कोई भी डिसेंट है, मतभेद है और मतभेद बहुत ज़्यादा है, उसको अगर असेंट में एक मत में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या होना चाहिए? अच्छा संवाद होना चाहिए. वो संवाद कैसा होना चाहिए? बहुत सही और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए, वाइज होना चाहिए. बहुत समझदारी से करना पड़ेगा ये संवाद, वरना संवाद भी विसंवाद हो करके इट में टर्न इनटू फ्रैकास, इट में टर्न इनटू लॉगर हेड. तो ये हो सकता है. इसलिए डिस्कशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है. तो सैनिटी, isn't it?
समझदारी, टॉलरेंस, वाइजनेस, ये सारी बातें होनी चाहिए। डिस्कशन, डिस्कोर्सेस इज़ द डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अभी ऐसा कहा जाता है कि सामान्य लोगों में उतनी वो क्षमता नहीं होती है जो समझदारी से, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सहनशीलता से खुद के क्रोध के ऊपर नियंत्रण करके एक संवाद किया जाए। सामान्य जनों में ये क्षमता थोड़ी सी कम हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल्स आर द कैपेबल, मोस्ट suitable people to carry on discussion and discourses. For that reason, I have stated that discussion and discourses is the domain of intellectuals. Is it? So this is the prime duty of intellectual, and especially the academicians, educators. Is it? जो शिक्षा संस्था में काम करते हैं, उनकी ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उनका संबंध जो होता है, उनका जो रोज़मर्रा जो कई संबंध आता है, तो वो एक एकेडमिक से आता है, जहाँ किताबें होती हैं, जहाँ एक विचार होता है। सो देयरफॉर एकेडेमिया आर और शुड बी हब्स ऑफ कॉलिक्यूज। ये संवाद के जो वो एक सभा होती है, संवाद सभा जिसे हम कहेंगे, संवाद सभा, कॉलिक्यूज, ये एकेडमिशियन का ही डोमेन है और उनका ही क्षेत्र है। सामान्य लोगों का एक क्षेत्र नहीं है। हो सकता है सामान्य लोग भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो उतने उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। बिकॉज एकेडमिशियंस एंड intellectuals from the higher institutes of education, especially from the higher educational institutions, they are most suitable and most eligible people to participate in colloquies or conferences or discussions. So there they can discuss high level talks. There they can hold high level talks. And these high level talks generate some important results, और वो रिजल्ट्स हम हमारे समाज के साथ साझा कर सकते हैं। So therefore academia is the most eligible what can I say group of the people in the society. Intellectuals is the most eligible group in the society. They can carry out such high level talks or certain issues. कोई भी चीज़ के ऊपर देश में जो समस्या है, समाज के अंदर जो भी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग कैपेबल है, स्पेशली प्रोफेसर्स from the higher education institutions. They can come together and they can discuss the dilemmas common peoples are facing, isn't it? और उसके ऊपर वो सोल्यूशन निकाल करके समाज के अंदर दे सकते हैं। ये हो सकता है, कर सकते हैं हम। Nowadays, Indian academia is hushed or muted or disinterested or indifferent or nonchalant or apathetic or self-contented or dash 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 dash. There may be many possibilities. This is my personal observation. Now I am observing that what is happening in Indian academia, what is happening in university and big colleges, what lecturers, professors and researchers are doing. They are keeping mum, they are being hushed up. उनको चुप किया जा रहा है, वो चुप्पी साधे हुए हैं, they are muted. These academic people or professors or so-called professors, they are muted. अभी वो अलग मोड पे है, म्यूट मोड कहेंगे हम उसको, या तो फिर वो डिसइंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। दे आर
least bothered about the social dilemmas. They are disinterested. कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको सोशल इश्यूज़ में या समाज के अंदर जो भी अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, वी आर लिस्ट बॉदर अबाउट दैट. सो दे मे बी डिसइंटरेस्टेड और दे मे बी इनडिफरेंट. कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या पड़ी है. सो दिस मे बी अनदर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दिस academicians. ये हो सकता है. Indifferentism is also there. Dr. Ambedkar call it as a indifferentism is the most dangerous disease that is afflicting to the society. Indifferentism is there. और नॉन-चैलेंट ये भी है ना, दुनिया खड्डे में जाए, ये भी है. और अपैथेटिक, isn't it? कोई करुणा नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन है. या तो फिर सेल्फ कंटेंटेड, आत्म केंद्रित है, खुद में ही मशगूल, गुम है हमारी खुद के ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो ये ऐसा या और कुछ भी हो सकता है. डैश आई डोंट नो. यू मे कोट सम अदर मेंटल स्टेट्स ऑफ दिस एजुकेटर्स और हाईली क्वालिफाइड पीपल्स. So this is the general scenario I am observing among the professor or teachers or thinkers of this nation. ये हो रहा है समाज के अंदर जितने लोग हैं, तो ये ऐसे ही एक किस्म का एक मेंटल डिसीज़ है, उससे वो गुज़र रहे हैं ऐसा मुझे लगता है. So all has to concentrate upon this particular point, isn't it? This is important thing that we have to understand. देखते हैं अभी क्या होता है, पता नहीं, isn't it? So these are the different mental states. तो ये इसको हम देखना चाहिए कि भारत में ये क्या क्या हो रहा है. ये शब्द जो है आप फिर से इसको अच्छी तरह से देख लीजिए. एकेडमी क्या हो गया, हश्ड अप हो गया, म्यूटेड हो गया, डिसइंटरेस्टेड है, या फिर इंडिफरेंट है, या नॉन चैलेंट है, या अपैथेटिक है, या सेल्फ कंटेंटेड है, या और कुछ है. यू मे ऐड समथिंग मोर. सो आई हैव लेफ्ट दीज डॉट्स हियर. तो इस प्रकार से कुछ हो रहा है. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिस एकेडमिक पीपल और दिस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी और इलाइट क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये भी हो सकता है ये हो रहा है. क्या हो रहा है? सम इश्यू डायलॉग. सम पीपल आर इश्यूइंग डायलॉग ऑन द प्रीमाइस ऑफ सेंसिटिव इश्यू कुड बी इंस्टिगेटिव. ये भी कारण कुछ लोग बताते हैं. हो सकता है ऐसा भी उनका कहना है. दे ट्राई टू अवॉइड डायलॉग और डिस्कशन. वो अवॉइड कर रहे हैं डिस्कशन, डायलॉग, संवाद को बंद कर रहे हैं. कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो डायलॉग और डिस्कशन को अवॉइड कर रहे हैं. क्यों? वो कहते हैं, क्या कहते हैं? देयर आर सर्टन सेंसिटिव इश्यूज एंड दीज सेंसिटिव इश्यूज कुड बी इंस्टिगेटिव. ये भड़काऊ विचार है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए. हो सकता है ये भी है. कुछ इश्यूज जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, धर्म के बारे में होते हैं, जात के बारे में होते हैं, कोई भगवान के बारे में होते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड दीज थिंग्स में बी सेंसिटिव. हो सकता है, लेकिन ये होने के बावजूद ये ठीक है, ये सामान्य लोगों के लिए ये ठीक है. कॉमन पीपल कैन नॉट टेक द सेंसिटिव इश्यूज फॉर ओपन डिस्कशंस. ये हो सकता है जिससे झगड़ा लग सकता है. लेकिन बट इंटेलेक्चुअल्स हैव सेंसिबिलिटी टू डील सेंसिबली विथ सेंसिटिव टॉपिक्स. अगर ये सिचुएशन है, इफ दिस सिचुएशन इज देयर, सम issue dialogue, some people issue dialogue on the premise of sensitive issue could be instigative, but intellectuals have enough sensibility to deal sensibly with sensitive topics. ये हो सकता है ना. अगर इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि कुछ सेंसिटिव इश्यू के ऊपर बात करना ठीक नहीं है, जिससे झगड़ा हो सकता है और कुछ गलत उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल सेंसिबल हो सकते हैं ना, उनकी सेंसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है. इंटेलेक्चुअल पीपल हैव मोर सेंसिबिलिटी कंपेयर टू
common people or layman to deal sensibly with the sensitive topics. ऐसे सेंसिटिव इश्यू के ऊपर सेंसिबली डील करने का जो क्षमता होती है वो इंटेलेक्चुअल लोगों में होती है. दे कैन डील विथ दिस सेंसिबल इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज सेंसिबली, isn't it? उनके पास सेंसिबिलिटी है, समझदारी है, isn't it? सहनशीलता है. तो सामंजस्यपूर्ण इस बात को इंटेलेक्चुअल लोग डील कर सकते हैं. लेकिन पता नहीं what is happening to this elite class of the society. Institutes of higher education are the synthesizers, producers of ideas. This is the important thing. I'm putting these things for your kind consideration. Institutes of higher education are the synthesizers, producers of ideas, repositories of answers to the dilemmas of the society and nation. क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है कि हायर इंस्टीट्यूट जो होते हैं एजुकेशन की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, isn't it? यूनिवर्सिटीज़, ये क्या है? शिक्षण संस्थाएं या जिसे हम विश्वविद्यालय कहते हैं, वो ऐसी जगह है जहाँ पर एक विचार सिंथेसाइज होता है, विचार पैदा होता है, आइडियाज़ बनती है, विचार बनता है. दे आर सिंथेसाइजर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द आइडियाज़. और वो आइडियाज़ का वो ये है, रिपोजिटरी है, बैंक है. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज़ द बैंक और रिपोजिटरी ऑफ ग्रेट आइडियाज़. इस बात को हम कब समझेंगे? कोई भी विद्यापीठ होता है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ विचार पैदा होता है और वो उन विचारों का एक स्टोर हाउस है. यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर रिपोजिटरीज ऑफ नॉवेल थॉट, न्यू आइडियाज़, isn't it? And they have the answers to the dilemmas of the society and nation. समाज के अंदर कोई गलत फहमी, गलत विचार या कोई डिफ़िकल्टीज़, isn't it? कोई दिक्कतें पैदा होती है तो उस दिक्कतों पर जो एक विचार, एक सॉल्यूशन पैदा कर सकता है, वो कौन है? वो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. समाज के अंदर, देश के अंदर कोई बड़ी समस्या पैदा होती है, उस समस्याओं के ऊपर जो विचार है वो देने का काम हायर इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं. सो दिस इज़ द थिंग दैट शुड टेक्स प्लेस और दैट शुड ऑकर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन. क्या आज ऐसा हो रहा है? बहुत सारे कॉलेजेस में मैं देखता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है. बट दिस इज़ द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो हमारे ग्रेट थिंकर थे उन्होंने ये विचार समाज के सामने रखा था. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट होती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, दैट इंस्टीट्यूट इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेट आइडियाज़ एंड इट इज़ रिपोजिटरी और बैंक of great ideas. And these great people from the great institutes of education can produce answer to the problems and dilemmas that is arising in the society and the nation. So this is the great expectation of our great leaders. Intellectuals are guide of nation, problem solver, torch bearers for commoners. Isn't it? ये तो बात बाबा साहब ने कही थी कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास. इंटेलेक्चुअल क्लास इज़ द गाइड ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन. So these things has been emphasized by Dr. बाबा साहब अम्बेडकर. ये बाबा साहब ने कही वाली बात है, मैंने कह रहा हूँ, isn't it? तो ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है किसी भी समाज का या देश का, दिस इंटेलेक्चुअल क्लास इज गाइड, मार्गदर्शक होता है. Elite class is the guide of the nation, isn't it? And
they have the duty to solve the problem. इनकी ड्यूटी क्या है एजुकेटर्स की और प्रोफेसर की ड्यूटी ये होती है क्लास में पढ़ाना 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 और पढ़ाते पढ़ाते समाज के अंदर जो इश्यूज़ और एट्रोसिटीज़ और प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं उसको सॉल्व करने के सॉल्यूशन भी बनाना है, बिकॉज दे आर टॉर्च बियरर्स फॉर द कॉमनर्स. दे हैव द टॉर्च इम्पार्टेड बाय द एजुकेशन. शिक्षा ने जो हमें एक प्रकाश दिया है वो प्रकाश समाज के लिए अवेलेबल होना चाहिए. So this is the great thing that we have to understand, especially the academia, isn't it? The higher educational institution has this role to play. Intellectual discourse is the domain of academicians, thinkers and readers and researchers. So this is the most important thing. Intellectual discourse होना चाहिए. Intellectual discourse अगर हायर एजुकेशन में एकेडमिशियंस में नहीं होता है तो समाज का जो उन्नति होने का जो एक वक्त होता है वो निकल जाता है और समाज अधोगति की तरफ चला जाता है. So this is the thing we have to understand. The intellectual class of the society has a duty to guide layman in the hour of crisis and crux. As Baba Saheb Ambedkar have stated it, the intellectual class of the society has a duty. उसकी एक कर्तव्य है इंटेलेक्चुअल क्लास का. अलग शब्दों में कहा हो तो प्रोफेसर लोगों का, टीचर लोगों का, जो लोग एजुकेशन में है उन लोगों की ये ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है कि सामान्य लोगों को वो मार्गदर्शन करें. उसके कुछ प्रश्न हैं, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको सुलझाएं. So this is the great expectation, isn't it? Is this class shouldering this responsibility today? So this is the big question. तो ये क्वेश्चन तो आना ही है. क्या हमारा जो शिक्षक वर्ग है, कॉलेज में पढ़ाता है, विद्यापीठों में पढ़ाता है, क्या ये इस प्रकार का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं? Is this class shouldering this responsibility today? पता नहीं क्या जवाब है, isn't it? So this is the scenario, isn't it? So therefore discussion plays a vital role, isn't it? To mitigate dissents. तो इस बात को हम अगर ठीक तरह से समझेंगे तो आगे जो एक हमारा मार्ग है वो खुल जाएगा. अभी अगला एस्पेक्ट जो है डिस्कशन का वो क्या है? डिस्कशन तो होना चाहिए, लेकिन ये डिस्कशन करते वक्त कुछ बातें हैं. ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव डिस्कशन इज द ओनली मीन्स टू डिफ्यूज डिस्कॉर्डेंट डिसेंट्स. ये उसका फार्मूला है. अगर मत भिन्नता और मतभेद ज़्यादा तीव्र होते हैं तो हमें डिस्कशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा डिस्कशन सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर वो सब्जेक्टिव है तो वो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, तो ही उससे कुछ फ़ायदा होगा, अन्यथा वहाँ झगड़ा ही होगा. सो व्हाट इज़ दिस? दीज आर द थिंग्स. सब्जेक्टिव थिंकिंग को हम कहेंगे कि एक व्यक्तिनिष्ठ विचार. सब्जेक्टिव थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिनिष्ठ विचार. और ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ विचार, वास्तवतावादी विचार, सत्य विचार, उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव थॉट. सब्जेक्टिव थॉट क्या होता है? मुझे लगता है, मुझे लगता है. तो ये किसी व्यक्ति को जो भी लगता है वो सब्जेक्टिव विचार है, व्यक्तिनिष्ठ विचार है. लेकिन जो व्यक्ति को जो विचार ठीक लगता है वो विचार ठीक ही होगा ऐसा नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्टिवली विचार करना चाहिए. सो देयरफॉर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द subjectivity should be eliminated and it should be replaced by objectivity. So therefore objective, not subjective discussion is the only means to diffuse discordant dissents.
तो ये फार्मूला हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है आप यहाँ आप देखेंगे। ये दिस इज द ग्रुप ए, एक ग्रुप है, एक विचारधाराओं का एक समूह है जिसकी एक विचारधारा है, और ये समूह जो है उनके आपस में सहमति है, isn't it? ये ग्रुप ए जो है एक विचार है, तो ये समूह का जो विचार है वो समूह के अंदर उनकी सहमति, दे हैव देयर असेंट्स, किसी विचार के लिए वो एक मत है, उनका मत एक क्या है। अभी दूसरा एक समूह है ग्रुप बी, तो ये ग्रुप बी के अंदर उनकी सहमति है, लेकिन ये ग्रुप से उनकी असहमति है, isn't it? So group A is having dissent with group B has dissent with group A, isn't it? तो ये सिचुएशन है, समझो, कंसिडर दिस सिचुएशन। ग्रुप ए के विचार ग्रुप बी को पसंद नहीं है, सो ग्रुप बी हैज डिसेंट फॉर these thoughts. The thoughts which is carried by group A is not accepted by the group D. इसीलिए ग्रुप ए के अंदर उनकी सहमति है कि ये विचार सही है, लेकिन इस विचार से ये ग्रुप बी असहमत है। तो यहाँ पर ये असहमति ज़्यादा बढ़ गई और उसका रूपांतर हो गया डिसेंट्स में। सो दिस इज द ग्रुप हैविंग देयर ओन थॉट, हैविंग देयर ओन असेंट्स, but these thoughts are not suitable and not accepted by this B group. So there is dissent between these two groups. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों में। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो तू मैं शुरू हो गई, सोसाइटी के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, बिकॉज दिस टू ग्रुप्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग, देयर इज ए फ्रैकास, isn't it? There is a war, isn't it? वर्ड वॉर, शाब्दिक झगड़ा है दोनों में, एक वैचारिक कलह है दोनों के बीच में। ये ग्रुप और ये बी ग्रुप है जो दोनों में तू मैं चल रही है कि तुम गलत है, तुम गलत है, ये भी कह रहे तुम गलत है, और खुद को बोल रहे हम सही है, हम सही है। सो देयर इज़ अ स्ट्रेसफुल सोसाइटी और स्ट्रेसफुल ग्रुप्स इन द नेशन। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर ज़्यादा बढ़ती है तो दिस इज़ हार्मफुल टू द एंटायर नेशन, है ना। ये दोनों में सहमति नहीं है, दे बोथ आर कॉन्फ्लिक्टिंग, isn't it? तो देयर इज डिसहार्मोनी, और ये डिसहार्मोनी जैसे जैसे बढ़ेगी तो समाज के अंदर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा होगा। तो इसको क्या किया जाए? सो सिंपल फार्मूला इज देयर, ये दोनों को इकट्ठा आना चाहिए। व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू सिट टुगेदर, है ना। ये प्लस साइंस से मैं बता रहा हूँ कि दे हैव टू कम टुगेदर, isn't it? So these two groups should come together, isn't it? They have to sit together. अभी एक जगह बैठ के क्या करना है? डिस्कशन करना है, डायलॉग करना है, बातचीत करना है। They have to talk with each other. But this talk should have these things, isn't it? ये जो बातें होगी, संवाद होगा, ये जो डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, so this dialogue should be with these things, isn't it? विजडम होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और समथिंग होना चाहिए, बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए। यू मे ऐड समथिंग मोर व्हाट कैन से इंडिकेटर्स, isn't it? अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका एक सयानापन होना चाहिए, एक बुद्धि होनी चाहिए, एक प्रज्ञा होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए आपके पास, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए सही गलत ढूंढने के लिए, है ना। ये थोड़ी सी सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे कैरेक्टर्स लेकर के अगर हम डिस्कशन के दोनों भी बैठते हैं तो फिर सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो दीज आर द मेंटल गुडनेस। ये मेंटल गुडनेस अगर आपके पास है, ये मेंटल गुडनेस अगर आपके पास है, ये लोगों के पास है, वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। बिफोर सिटिंग फॉर डिस्कशन दे हैव टू एक्वायर दिस मेंटल गुडनेस, ये उनको एक्वायर करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फर्स्ट दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द प्री रिक्विजिट टू इनिशिएट द डिस्कशन, दिस इज द प्री रिक्विजिट। ये अगर है तो आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर ये नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू एक्वायर दिस एबिलिटी। ये एक्वायर करो, फिर डिस्कशन को बैठो। सो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला। वो तो ऐसा सिंपल है, लेकिन वो सिंपल
कहते हैं हम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है। अगर ऐसा होता है, बैठते हैं एक जगह, डिस्कशन अच्छी तरह से होता है, तो रिजल्ट नेचुरली देयर विल बी हार्मोनी, देयर विल बी कॉन्करेंस ऑन राइट ओपिनियन। ये आई वांट टू एम्फेसाइज हियर, कॉन्करेंस होगा, हार्मोनी होगी, लेकिन राइट ओपिनियन के लिए। गलत ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर। और राइट ओपिनियन को अगर हम एक बार एक्सेप्ट करते हैं, हमारे गलत ओपिनियन छोड़ करके सामने वाले के जो सही ओपिनियंस है, सही मत है, उसको अगर स्वीकार करते हैं, तो कॉन्करेंस पैदा हो जाएगा, मत ऐक्य पैदा हो जाएगा। मत ऐक्य आ गया तो देयर विल बी एमिटी, मैत्री भावना भी आ जाएगी, फिर प्रगति भी होगी, दोनों की प्रोग्रेशन होगा, फिर यूनिटी होगी, फिर भातृभाव होगा, फ्रेटर्निटी, फिर सक्सेस होगा। क्या नहीं होगा? एवरीथिंग विल हैपन हियर। ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्स, इज़न्ट इट? हार्मोनी होगी, मत ऐक्य होगा, फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, प्रगति होगी, दोनों को भी, है ना, दोनों भी आगे बढ़ेंगे, है ना। दोनों में यूनिटी होगी तो उनका नेशनल यूनिटी भी बढ़ेगी, भातृभाव बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी विल बी एस्टैब्लिश्ड, और फिर सक्सेस आ जाएगा, जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। So this is the simple formula, but this simple formula is also still very difficult, isn't it, to execute. तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ये अगर मिलता है, ये सिचुएशन अगर पैदा होगा समाज के अंदर, तो वी विल फाइंड हैप्पी सोसाइटी और हैप्पी नेशन। तो लोग ऐसा एक दूसरे के साथ बहुत ही मित्रता की भावना से रहेंगे। सो वी कैन create this heaven on the earth through these processes, isn't it? ये होता है, ये कर सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। As Lord Buddha has said, one has to prepare oneself first, isn't it? तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। So then and then this is possible. Okay, तो इस प्रकार से हम इसे देखना चाहिए। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जब होते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि ओपिनियन कोई भी हो, वो सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है ना। इफ़ आई शो दिस इमेज टू यू, देयर विल बी क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? ये कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कुछ इमेजिन कर सकते हैं आप, ये कुछ आकाश में किस प्रकार के ये जो बादल होते हैं, या उसको क्लाउड्स बोलेंगे, है कि ना, आकाश के अंदर ही होते हैं क्लाउड्स, मराठी में उसे ढग कहते हैं, सफ़ेद। तो उस प्रकार से वो नज़र आ रहा है कुछ, और ये जो है तो कुछ हीरे के जैसा, या फिर वो प्रेशियस स्टोन होते हैं, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अब ये जो चीज़ है, किसी लोगों के सामने अगर रखी जाए, है ना, 4-5 लोगों के सामने ये चीज़ रखी जाए, तो अलग अलग लोग इसको देख करके अलग अलग मत बनाएंगे, isn't it? क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ओपिनियंस और दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ और ऑब्जेक्ट, isn't it? तो अलग लोग अलग मत बनाएंगे। एक मत ऐसा हो सकता है कि ये महिला है, दिस वीमेन में से दैट आई थिंक इट इज़ फ्लावर पॉट। हो सकता है उसको लग रहा है ये कोई मॉडर्न किस्म का ये फ्लावर पॉट है, isn't it? यहाँ फूल वगैरह रख सकते हैं, और ये भी अच्छा नज़र आ रहा है, समथिंग वेरी प्रेशियस स्टोन्स लग रहे हैं, और यहाँ पर गुलदस्ता रख सकते हैं। सो शी इज़ थिंकिंग दैट आई थिंक इट इज़ फ्लावर पॉट। तो ये इसका मत है। इस चीज़ को, इस वस्तु को देखकर ये महिला कह रही है, आई थिंक इट इज़ ए फ्लावर पॉट। एक गुलदस्ता है जिसके अंदर फूल रख के इसको सजा सकते हैं। तो ये शो पीस के तौर पे इसको देख रही हैं। कोई और एक इंसान है ना, वो क्या सोच रहा है इसको देख करके ये सोच रहा है, आई थिंक इट इज़ ग्लास शो पीस। तो ये इसको लग रहा है ये कुछ तो भी ग्लास का शो पीस है, तो ये भी इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा है, शो पीस के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहता है ये। तो ये दो ओपिनियन हो गए, चीज़ एक ही है, isn't it?
look it very keenly, the thing is one. The object is single object is there, and this single object is creating different perceptions, isn't it? So this is the effect, isn't it? Understanding. So how the understanding varies, ये चीज़ आपको यहाँ पर, अब ये एक समझो बच्चा है, वो बच्चा भी इसको देख रहा है इस चीज़ को, वो फिर वो जो बच्चा है वो क्या कहता है, वो बच्चा कह रहा है कि आई थिंक इट इज़ टॉय, ये खिलौना हो सकता है, ऐसा ये बच्चा इसको देखकर उसका ओपिनियन दे रहा है, isn't it? So thing is same and perceptions are different. और कोई इंसान है तो वो क्या कह रहा है, आई थिंक इट इज़ गॉड। अब उसको कुछ इमेज इसको शायद नज़र आ रही हुई इसके अंदर, ये फिगर के अंदर, ही मे बी इमेजिंग सम इमेज, है ना, उसके ब्रेन के अंदर कुछ इमेज तैयार हो गई और वो उसे कह रहा है कि इट इज एपरिंग समथिंग लाइक गॉड, है ना, लॉर्ड गणेशा वगैरह, ऐसा कुछ उसके दिमाग में आया होगा तो वो ऐसा सोच रहा है, आई थिंक इट इज़ गॉड। दिस इज अनदर ओपिनियन। सो यू कैन सी देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, isn't it? A single object is there, but this single object is generating different perceptions, isn't it? So here you have to understand a single object, isn't it? Object तो एक ही है, single object is there, but there this single object is generating different perception, isn't it? Different thoughts are generated in different minds. ये है। सो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव थिंकिंग, व्यक्तिनिष्ठ विचार, isn't it? This is called subjective thinking, isn't it? Just मैंने जो आपको बताया कि it is a subjective thinking, isn't it? Subjective thinking है ये। तो ये subjective thinking है क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, isn't it? ये व्यक्ति को इसका लगता है ये ऐसा है, इस व्यक्ति को लगता है ये ऐसा है, इस व्यक्ति को लगता है ये ऐसा है, इस व्यक्ति को लगता है ऐसा है, isn't it? एक व्यक्ति इसको इस तरह से देख रही है, isn't it? वो क्या कहती है, इट इज़ वाइट मिनरल सिलिका कोरल विथ एपोफाइलाइट। एपोफाइलाइट नाम का एक कोई एक पदार्थ है ना, ये कोई केमिकल भाषा में इसने बताया, ये क्योंकि शी इज़ ए साइंटिस्ट। तो हियर यू कैन सी दिस इज द ओपिनियन ऑफ ए साइंटिस्ट, ये रिसर्चर, एंड शी इज़ डूइंग सम रिसर्च। और वो रिसर्च के अंदर उसको पता चला है कि ये जो है ये कोई पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ एक विशेष पत्थर है जिसके अंदर कोई सिलिका है, ये मिनरल पत्थर है ना, इट इज़ ए स्टोन containing some white mineral called silica, isn't it? Coral with apophyllite, and this is her conclusion. अब ये जो होता है ये अलग अलग ओपिनियन आ गए यहाँ पर, isn't it? So here you can see these are the different opinion. एक नहीं, एक ओपिनियन हो गया, ये दूसरा ओपिनियन हो गया, ये तीसरा ओपिनियन हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँच। So all these opinions are सब्जेक्टिव ओपिनियंस। अब ये सब्जेक्टिव में से सही कौन है इसका चॉइस अगर करना है तो इसको फिर यूनिवर्सल लेवल पे चेक करना होगा कि ठीक है ये एक जगह पे ऐसा हो रहा है, किसी एक देश में ऐसा इसके ऊपर ओपिनियन आ रहे, तो ये चीज़ आप लेके जाइए हर देश के अंदर और हर देश के लोगों को पूछिए उनके वहाँ जो सो हियर दैट वी हैव learned how this subjectivity occurs, and this subjectivity should be eliminated from the society in order to form a consensus and in order to find what is this object or what is the reality. तो हमारा जो सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ जो विचार है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहिए। अब इन्होंने ये कुछ तर्क वितर्क और विज्ञान का उपयोग करके इसको समझा है ये क्या चीज़ है। सो ऑल हैज़ टू एक्सेप्ट दिस ओपिनियन, तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव थिंकिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ से सब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ हमारा डिस्कशन जाना चाहिए, इज़न्ट इट? सो ऑल पीपल हैज़ टू
गिव अप देयर ओन ओपिनियंस, ये खुद के जो ओपिनियंस है इसको हमें छोड़ देनी चाहिए, है ना। ये जो भी ओपिनियंस पर्सनल ओपिनियंस है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल परसेप्शंस, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ओपिनियन बिकॉज दिस इज द रियल थिंग, ये रियल थिंग है, इज़न्ट इट। नेचर ने ये चीज़ जो बनाई है वो एक किस्म का वो एक पत्थर है, इज़न्ट इट। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशन हैज़ सर्टन लॉजिक्स एंड सर्टन व्हाट कैन से रिलायबल व्यूज़। और ये दुनिया में कहीं भी जाओ इसको वाइट मिनरल सिलिका कोरल विथ एपोफालाइट यही कहा जाएगा, सो इस प्रकार से हमें सब्जेक्टिव डिस्कशन की तरफ से ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ आना चाहिए। सो देयरफॉर सब्जेक्टिव ओपिनियन वेरीज, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ जो मत होती हैं, एक व्यक्ति का मत होता है, वो उसे लगता है वो, और वो जो लगना होता है वो कुछ भी लग सकता है लेकिन उसको कुछ बेस नहीं होता है। सो दिस इज द सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड दिस सब्जेक्टिव ओपिनियन वेरीज। तो बहुत सारे सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव जो ओपिनियंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो फिर हमें सच्चाई की तरफ आना है ना, ये क्या है, तो वो सच्चाई की तरफ बढ़ना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, वास्तववाद की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंक्लूजन, इजंट इट। सो देयरफॉर ऑब्जेक्टिविटी इज रियलिटी। तो इस बात को हमें इस तरह से समझना चाहिए, तो जो भी डिस्कशन होगा वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, वस्तुनिष्ठता की तरफ जाना चाहिए, ना कि व्यक्ति निष्ठता की तरफ, इजंट इट। रियलिटी की तरफ हमें हमारा डिस्कशन और कंक्लूजन होना चाहिए। तो यह इसका सारांश है। इस बात को हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, और हम इस बात को जब समझेंगे तो ही हम कोई कंक्लूजन के तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज़ हर एक जो व्यक्ति है अपने अपने विचारों को ही पकड़ के बैठेगा तो वो ठीक नहीं होगा, और समाज के अंदर पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। So in order to avoid this conflict we have to march towards objectivity from subjectivity. This is the what can I say gist of the story. तो इस प्रकार से ये सब है। So we have to remember this formula. अब ये जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ओपिनियन ए होता है, ओपिनियन बी होता है, एंड दिस opinions are differing. So therefore these are the different opinions and these are the differing opinions. Opinion A and B are the differing opinions. So these opinions, the people carrying these different opinions have to come together. They have to sit together. एक जगह बैठना है और बैठ करके डिस्कशन करना है, और हमारा डिस्कशन जाना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी तरफ। ये डिस्कशन इस तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए। इनिशियली दिस पर्टिकुलर पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन कॉल्ड ए ओपिनियन, एंड दीज पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन दैट इज बी ओपिनियन। सो हियर इज ए बी ओपिनियन एंड ए ओपिनियन, एंड दीज ओपिनियंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग। अब सही कौन है गलत कौन है इसको डिसाइड अगर करना है तो वी हैव टू सिट टुगेदर, और एक जगह बैठ करके कुछ पैरामीटर सामने रख के, जो लॉजिकल है जो साइंटिफिक है उसको सामने रख के इसके ऊपर थिंकिंग होनी चाहिए। सो देयरफॉर द एंटायर डिस्कशन शुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। तो ये प्रोग्रेशन है ये डिस्कशन का, इस तरह से जाना चाहिए। अगर इधर से वो डिस्कशन ऐसा इस तरह बढ़ता है तो अल्टीमेटली इट विल रीच टू द मिडल वे, हार्मनी, एमिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमें हासिल होगी। अदरवाइज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर विल बी अनएंडिंग डिस्कशन और अनएंडिंग फ्रैकास, कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी वॉर। तो ये होगा।
तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन शुड प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ये दोनों के भी जो ओपिनियंस है ये सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव से उनको ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना चाहिए। ये डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य है, ये डायरेक्शन होनी चाहिए डिस्कशन की, isn't it? ये डिस्कशन ऐसा नहीं होना चाहिए, रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। अगर ये रिवर्स में जाता है तो देयर विल बी डिक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, तो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग कम होते चले जाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स सब्जेक्टिव थिंकिंग। तो व्यक्तिगत ओपिनियन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हमें बढ़ना है रियलिटी की तरफ, जो रियलिटी है, जो वस्तुनिष्ठ थिंकिंग है, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। सो देयरफॉर दिस शुड बी द एम ऑफ द डिस्कसिंग पार्टीज। जो भी पार्टी यहाँ डिस्कशन में इन्वॉल्व होगी, दोज आर सिटिंग हियर, दे शुड हैव देयर एम टू मार्च टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स हार्मनी, एमिटी, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। So this is the thing that we have to consider while taking on the discussion. So therefore subjectivity ये क्या है, जैसा हमने देखा, subjectivity is judgment about something that is based on personal perceptions, opinions, beliefs and feelings rather than on facts. तो ये सब्जेक्टिविटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिविटी इज अ जजमेंट अबाउट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल परसेप्शंस, ओपिनियंस, बिलीफ्स एंड फीलिंग्स रादर देन ऑन फैक्ट्स। तो किसी भी एक व्यक्ति को जो उसके पर्सनल ओपिनियन होते हैं, खुद के मत होते हैं, उसके खुद की कोई धारणाएं होती है, उसकी कुछ खुद की भावनाएं होती हैं, उसके आधार पर जो जजमेंट होता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट। तो ये बात हमें ठीक तरह से समझनी चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो भी थिंकिंग होती है उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, पर्सनल फीलिंग्स होता है ना, पर्सनल परसेप्शंस, खुद का अंडरस्टैंडिंग, खुद के मत और खुद की धारणाएं, खुद की भावनाएं, इसके आधार पर ये जो ओपिनियन फॉर्म होता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव ओपिनियन और सब्जेक्टिव थिंकिंग। बट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव थिंकिंग? अभी ये सब्जेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, वैसे मैंने बताया कि सब्जेक्टिव ट्रुथ माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये इसका फीचर है, सब्जेक्टिविटी का फीचर। और उसका गुणधर्म क्या है? उसका गुणधर्म यह है सब्जेक्टिविटी का कि सब्जेक्टिव ट्रूथ माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए वो जो सब्जेक्टिव थिंकिंग अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन टेस्ट, प्रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस, इट इज़ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होता है, इसमें एक वाक्यता नहीं होती है, ये वेरिएबल होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो वेरिएबिलिटी को कम करके हमें रियलिटी की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्टिविटी होती है। एंड देन ऑन द कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी इज द जजमेंट अबाउट समथिंग that is not based on personal perceptions, opinions, beliefs and feelings but on facts and reality. तो ये ऑब्जेक्टिविटी का लक्ष्य होता है, जिसके अंदर जजमेंट जो होता है वो किसके आधार पर होता है? वो पर्सनल परसेप्शन के आधार पे नहीं होता है, ओपिनियन पे नहीं होता है, बिलीफ से नहीं होता है, फीलिंग से। वैयक्तिक जो हमारी आकलन है या हमारे जो मत है, हमारे जो धारणाएं हैं, हमारी जो भावनाएं, जो पर्सनल है, जो वैयक्तिक है, उसके ऊपर ये आधारित नहीं होता है। तो ये किसके ऊपर आधारित है? फैक्ट्स और रियलिटी जो नेचर के अंदर होता है, उसको पकड़ करके जब हम थिंक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। सो देयरफॉर सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिनिमाइज करके एवरीबडी शुड मार्च टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिविटी। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिकॉज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये देखिए, ये यहाँ पर इसका उत्तर है क्यों हमको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना चाहिए।
Why we should march towards objective thinking? Because objective truth is not different for different people, but it has universality and generality. It is not variable. तो इसमें विविधता नहीं आती है, isn't it? जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि रात में जो सफ़ेद चमकता हुआ जो वस्तु मुझे दिखती है वो एक टॉर्च है, या फिर कोई एक कहेगा कि वो भगवान है, या फिर कोई कहेगा कि मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल थिंग है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो एक चंद्रमा है, isn't it? तो चांद को चांद ही कहना चाहिए। उसको कोई अगर कहेगा कि मैं कुछ और कहूँगा, और व्यक्ति उसे कहेगा कि मैं और कुछ कहूँगा कि बहुत सुंदर है, कोई प्रकाशमान एक दीप्यमान कोई व्यक्ति है, या कोई एक बहुत बड़ा भगवान का रूप है, ऐसा कुछ भी कह सकता है ना। तो सूरज को सूरज कहना चाहिए, चांद को चांद कहना चाहिए, तारे को तारे कहना चाहिए, जो है उसको वही कहना चाहिए, है ना। तो दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम जो मत भिन्नता है उसको एक सही लेवल पे ला करके खड़े कर सकते हैं, और उसमें से हम मिडल वे, मध्यम मार्ग और एकता प्राप्त कर सकते हैं, मैत्री भावना प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो इस प्रकार से हम ये सब अचीव कर सकते हैं, हमारे डिसेंट्स जो है हम कम कर सकते हैं, isn't it? So therefore it is a suggestion for a collective activity from all colleagues and friends. तो ये होना चाहिए कि हम collectively कुछ think करें, isn't it? We as a citizen of a nation ought to register our genuine opinions, है ना। जब भी हम देश के बारे में बात करते हैं तो हम देशवासी है, तो हमारे देश के लिए जो भी सही है, समाज के लिए जो भी सही है, उस ओपिनियन को हमें मानना चाहिए, isn't it? हमारा ओपिनियन वहाँ पे हम रखेंगे, लेकिन वो सही है क्या गलत है इसको भी हमें थोड़ा जांचना होगा। अगर वो गलत ओपिनियन है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर वो सही ओपिनियन है तो उसको मानना चाहिए, भले वो किसी और का हो। तो ये एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। We may not have the power to stop the injustices in the society, but it is possible to deliberate the subject rationally and express our condemnation against atrocities. तो ये होता है कि भाई कोई एट्रोसिटी होती है किसी के ऊपर, तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसको कहते हैं कि भाई वो उसका मामला है। तो इस प्रकार से हमें थिंक नहीं करना चाहिए, isn't it? तो सब्जेक्टिव थिंकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके हमें ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए कि किसी के साथ अगर इनजस्टिस होता है, किसी के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है, तो हम उसको सब्जेक्टिवली या हमारे ही आईने में से नहीं देखना चाहिए। तो वी हैव टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस, है ना। उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो न्याय देना चाहिए, तो इस तरीके से उसको देखना चाहिए। इट इज़ नेशनल ड्यूटी ऑफ द थिंकर्स, ट्राई इट एट अवर लेवल। तो ये नेशनल और सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, तो इसलिए हमको इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो होप फ्रेंड्स, दिस इज़ द थिंग आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। होप यू अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू एंड जय भीम।